नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। बिग न्यूज बिग शो में सबसे पहले बात होगी भारतीय नौसेना की। भारतीय नौसेना को 3 मेड इन इंडिया युद्धपोत की सौगात दी गई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे नेवी को सौंपा है। इनमें आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर शामिल है। नेवी को मिली इन 3 अल्ट्रा मॉडर्न वॉरशिप से नौसेना की ताकत में इजाफा हुआ है। पीएम मोदी ने इसे आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए बड़ा बताया है। इसके बाद हमारी दूसरी खबर देश की राजधानी दिल्ली से है, जहां होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन का दौर जारी है। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल और उनके प्रतिद्वंदी परवेश वर्मा समेत कई बड़े नेताओं ने अपने नामांकन दाखिल किए हैं। दिल्ली में बीजेपी उम्मीदवार विजेंद्र गुप्ता के नामांकन में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल और दुष्यंत गौतम के नामांकन में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी शामिल हुए। हमारी तीसरी खबर दिल्ली से जुड़ी है। दिल्ली में कांग्रेस के नए मुख्यालय का उद्घाटन हुआ है। कोटला रोड पर 252 करोड़ रुपए की लागत से बने कांग्रेस के नए मुख्यालय का उद्घाटन सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम बड़े नेताओं ने किया और इसी के साथ करीब 46 साल बाद कांग्रेस ऑफिस का पता अब बदल चुका है। चौथी बड़ी खबर हरियाणा के रोहतक से है, जहां मुख्यमंत्री नायब सैनी ने स्वतंत्रता सेनानी पंडित श्रीराम शर्मा की प्रतिमा का अनावरण किया। और पांचवी खबर रहेगी महाकुंभ से जुड़ी हुई, जहां पर हरियाणा की पूरी कैबिनेट कुछ वक्त के बाद दर्शन के लिए पहुंचेगी। इन तमाम खबरों पर रहेगी नजर और बताएंगे आपको इन खबरों से जुड़ी तमाम बारीकियां अगले आधे घंटे के दौरान, तो बने रहे हमारे साथ। खबरों की शुरुआत भारतीय नौसेना की शक्ति में हुए इजाफे के साथ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समुद्री सीमा की सुरक्षा के लिए नेवी को 3 वॉरशिप आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर सौंपे हैं। और बड़ी बात यह कि ये तीनों वॉरशिप मेड इन इंडिया है। पीएम मोदी ने इसे आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़ा दिन बताया है। नेवी को मिले इस वॉरशिप की क्या है खासियत और कैसे भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर आत्मनिर्भर हो रहा है, हमारी इस रिपोर्ट में देखें। 21वीं सदी की नेवी को सशक्त करने की तरफ हम एक बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। नौसेना की ताकत में हुए इजाफे की ये तस्वीर हर भारतीय को गौरवान्वित महसूस करा रही है। ये तस्वीर समुद्र में बढ़ते भारत के दबदबे की सच्चाई है। ये तस्वीर भारतीय नौसेना को समुद्र का सिकंदर कहलाने की है। ये पहली बार हो रहा है जब एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट, और एक सबमरीन, तीनों को एक साथ कमीशन किया जा रहा है। ये तस्वीर समुद्री सुरक्षा को लेकर आत्मनिर्भर भारत की है। ये तस्वीर उन दुश्मनों के लिए चेतावनी है जो भारत की ओर अपनी आंखें टेढ़ी करने की सोचते हैं। आज का भारत दुनिया की एक मेजर मैरीटाइम पावर बन रहा है। भारत विस्तारवाद नहीं, भारत विकासवाद की भावना से काम करता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समंदर में सीमाओं की रक्षा के लिए नौसेना को 3 प्रहरी सौंप दिए हैं। इनमें आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर शामिल हैं। 21वीं सदी के भारत का सैन्य सामर्थ्य भी अधिक सक्षम हो, आधुनिक हो, ये देश की प्राथमिकताओं में से एक है। जल हो, थल हो, नभ हो, डीप सी हो या फिर असीम अंतरिक्ष, हर जगह भारत अपने हितों को सुरक्षित कर रहा है। इन तीनों अल्ट्रा मॉडर्न वॉरशिप से नेवी की ताकत में कई गुना इजाफा हुआ है।
बता दें कि ये तीनों वॉरशिप मेड इन इंडिया हैं और ऐसा पहली बार हुआ है जब डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट और सबमरीन एक साथ कमीशन्ड हुए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भारत में नौसेना को नया सामर्थ्य दिया था, नया विजन दिया था। आज उनकी इस पावन धरती पर 21वीं सदी की नेवी को सशक्त करने की तरफ हम एक बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है जब एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन तीनों को एक साथ कमीशन किया जा रहा है। और सबसे गर्व की बात कि ये तीनों फ्रंटलाइन प्लेटफॉर्म्स मेड इन इंडिया है। मैं भारतीय नौसेना को, इनके निर्माण कार्य से जुड़े सभी साथियों को, इंजीनियर्स को, श्रमिकों को और पूरे देश को बधाई देता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि हम पूरे विश्व को परिवार मानकर चलते हैं। भारत विस्तारवाद नहीं, विकासवाद की भावना से काम करता है और यही वजह है कि दुनिया का भरोसा भारत पर बढ़ा है। आज भारत पूरे विश्व और खासकर ग्लोबल साउथ में एक भरोसेमंद और जिम्मेदार साथी के रूप में पहचाना जा रहा है। भारत विस्तारवाद नहीं, भारत विकासवाद की भावना से काम करता है। जब भारत के सामने G20 की प्रेसिडेंसी संभालने का दायित्व आया तो दुनिया को हमने मंत्र दिया, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। जब दुनिया कोरोना से लड़ते हुए पस्त पड़ रही थी तब भारत ने विजन दिया, वन अर्थ, वन हेल्थ। हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानकर चलते। इस दौरान पीएम मोदी ने डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर जोर दिया और दावा किया कि इस दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। आज जरूरी है कि समुद्र को सेफ और प्रॉस्परस बनाने में हम ग्लोबल पार्टनर बने। हम लॉजिस्टिक की एफिशिएंसी बढ़ा दें और शिपिंग इंडस्ट्री के लिए काम करें। हम रेयर मिनरल्स, फिश स्टॉक जैसे ओशन रिसोर्सेज का दुरुपयोग रोकने में और इसे मैनेज करने की कैपेसिटी डेवलप करें। हम न्यू शिपिंग रूट्स और सी लेन्स पर अब कम्युनिकेशन को खोजने में इन्वेस्ट करें। मुझे खुशी है कि आज भारत इस दिशा में लगातार कदम उठा रहा है। भारत पूरे इंडियन ओशन रीजन में फर्स्ट रिस्पॉन्डर भी बनकर उभरा है। बीते कुछ महीनों में ही हमारी नौसेना ने सैकड़ों जानें बचाई हैं। भारतीय नौसेना को मिले ये तीनों वॉरशिप कई मायनों में खास हैं और पिछले लंबे समय से नौसेना को इसकी जरूरत महसूस हो रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। खबर दिल्ली से, जहां होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर नॉमिनेशन का दौर जारी है। नई दिल्ली सीट से पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और उनके प्रतिद्वंदी परवेश वर्मा ने पर्चा दाखिल किया है। इसके अलावा बीजेपी के सतीश उपाध्याय, विजेंद्र गुप्ता, दुष्यंत गौतम ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। दिल्ली के दंगल में नामांकन की प्रक्रिया जारी है।
नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल और उनके प्रतिद्वंदी बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा ने नामांकन दाखिल किया। इससे पहले दोनों प्रत्याशियों ने मंदिर में पूजा अर्चना की और रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान अरविंद केजरीवाल के साथ उनकी पत्नी भी मौजूद थीं। नामांकन के बाद अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि दिल्ली के लोग काम पर वोट देंगे, तो वहीं प्रवेश वर्मा ने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल हारने जा रहे हैं। बस मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहूँगा कि काम के लिए वोट दीजिएगा। एक तरफ काम करने वाली पार्टी है और एक तरफ गाली गलौज देने वाली पार्टी है। गालियाँ देने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, गालियाँ देने से कोई तरक्की नहीं होती, विकास नहीं होता। हम इस बात पे चुनाव लड़ रहे हैं कि हमने पिछले 10 साल में क्या काम किया, आगे 5 साल में क्या काम करेंगे, हमारा दिल्ली का विजन क्या है। हम इन चीज़ों पे चुनाव लड़ रहे हैं और वो दूसरी बीजेपी जो है वो इस बात पे केवल सुबह से शाम तक हमें गालियां देती है। तो काम के लिए वोट दीजिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, इन चीज़ों के लिए वोट दीजिए। कई सारे काम किए हैं, अभी कई सारे काम बाकी हैं, करने भी हैं। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि लोग जम के काम के लिए वोट देंगे। यहाँ पर जो बहुत हालत है नई दिल्ली विधानसभा की, ये पूरे भारत का दिल है, मगर इसके अंदर भी अगर कोई 11 साल में काम नहीं किया अरविंद केजरीवाल ने, तो ये देखकर मैंने कहा कि ये हमारे विकास का नामांकन है। आज मैंने नामांकन फाइल किया है प्रभु के आशीर्वाद से। बहुत सारे कार्यकर्ता मेरे साथ में आए थे और अच्छे से नामांकन हो गया है और अभी हम बहुत ही शांतिपूर्वक सारे मतदाताओं से मिलकर अच्छे से चुनाव लड़ेंगे, अपना मैनिफेस्टो बताएंगे। यहाँ पे उन्होंने दिल्ली के तो कोई काम किए नहीं, तो अभी वो ऊपर वाले की शरण में चले गए। दिल्ली के काम किए होते तो दिल्ली वाले से वो कहते कि आप लोग मुझे वोट दीजिए। दिल्ली चुनाव के लिए कई और बड़े चेहरों ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। इनमें मालवीय नगर से बीजेपी के उम्मीदवार सतीश उपाध्याय, रोहिणी से बीजेपी उम्मीदवार विजेंद्र गुप्ता, करोल बाग से दुष्यंत गौतम, कालकाजी सीट से रमेश बिधूड़ी शामिल हैं। करोल बाग से दुष्यंत गौतम के नामांकन में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए और अरविंद केजरीवाल पर झूठ की राजनीति करने का आरोप लगाया। अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो काम किए हैं वो बनने जा रही है। लोगों ने झूठ का शासन देख लिया है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने यहाँ के लोगों को सजाबाग दिखाए थे और सजाबाग दिखा करके वोट लेते रहे, ईमानदारी के नाम के ऊपर वोट लिया, काम के नाम के ऊपर वोट लिया, परंतु ना तो ईमानदारी केजरीवाल की सबके सामने है और जो कामों के वायदे किए थे वो कामों के वायदे भी जनता के सामने है। 5 तारीख को दिल्ली की जनता अब वो हिसाब चुकता करेगी, क्योंकि इस प्रकार का झूठ बोल करके केजरीवाल ने पिछले 10 वर्षों में लगातार लोगों को बरगड़ाने का, उनका शोषण करने का काम किया है। दिल्ली के लोग समझ चुके हैं। इसी तरह रोहिणी से बीजेपी उम्मीदवार विजेंद्र गुप्ता के नॉमिनेशन में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल शामिल हुए और बीजेपी की जीत का दावा किया। दिल्ली में एक ये जो पिछले 10 साल का एक ग्रहण लगा हुआ, मैं समझता हूँ उस ग्रहण को आज इस पवित्र कार्य करके और हम उसको दूर करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से सरकार बनाने वाली है। हालांकि इस नामांकन प्रक्रिया और चुनाव के बीच अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। शराब घोटाले के आरोप में घिरे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलाने की मंजूरी दे दी है। दिल्ली के महाठग और कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल जी ने अपने साथियों के साथ मिलकर 2026 करोड़ का शराब घोटाला किया है और जब ये सीएजी की रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करना था तो आम आदमी पार्टी की सरकार के हाथ कांपने शुरू हो गए। तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? क्या जुर्म है जिसको छिपा रहे हो? लाख छिपाओ छिप ना सकेगा, आपका घोटालों का पाप है ये गहरा। जी हां, ये 2026 करोड़ का घोटाला। और मैं बार बार पूछूंगा, अरविंद केजरीवाल जी, आपने और आपकी पार्टी ने कहा कि अनुराग ठाकुर और बीजेपी वालों ने ये सवाल बार बार क्यों पूछा? ये हम इसलिए पूछ रहे हैं कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी
कि समिति की जो रिपोर्ट थी आपने उसकी अनदेखी की। आपने अपने लंगोटिया यार मनीष सिसोदिया जी के साथ मिलके ये नीति बनाई, शराब नीति। कौन सी मजबूरी थी कि आप इसको कैबिनेट में नहीं लेकर गए? कौन सी मजबूरी थी कि आपने इसको एलजी साहब से मंजूर नहीं कराया? कुल मिलाकर दिल्ली की सियासी फिजा इन दिनों काफी गर्म है और इसमें दोनों ओर से पोस्टर वॉर का भी जमकर सहारा लिया जा रहा है। बुधवार को भी आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने एक दूसरे के खिलाफ पोस्टर जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और अब खबर दिल्ली स्थित कांग्रेस के नए मुख्यालय से, जिसका उद्घाटन सोनिया गांधी ने किया है। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता विपक्ष राहुल गांधी समेत कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। कोटला रोड पर 252 करोड़ की लागत से बना कांग्रेस का नया दफ्तर कई आधुनिक सुविधाओं से लैस बताया जा रहा है। यह रिपोर्ट जरा देखें। करीब 46 साल बाद दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय का पता अब बदल गया है और नया पता इंदिरा गांधी भवन 9A कोटला रोड हो गया है। $252 करोड़ रुपए की लागत से बने कांग्रेस के इस नए दफ्तर का उद्घाटन सोनिया गांधी ने किया। इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, honorable CWC members, dear colleagues, I'd like to congratulate all of you on this occasion. We are getting a new headquarters. And we are getting a new headquarters at a very particular time. I think it's quite symbolic that yesterday, in a speech, the chief of the RSS said that India never achieved independence in 1947. I'm very proud of this building. And I'm more proud of the people who are sitting inside this building right now. मुख्यालय का उद्घाटन हमारे पार्टी के इतिहास में एक मील का पत्थर है। इंदिरा गांधी भवन नाम से कांग्रेस का स्थायी दफ्तर बनना हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। साथियों, ये बहुत खुशी की बात है कि ये भवन उसी इलाके में बना है जहां हमारे महान नायकों ने सोचा था 31 दिसंबर 1952 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में CWC की मीटिंग में ये बात हुई। इस मुख्यालय का शिलान्यास 28 दिसंबर 2009 को कांग्रेस के 125वें स्थापना दिवस पर सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था और उनकी देखरेख में भवन निर्माण का कार्य आगे बढ़ा। इसीलिए सोनिया जी से हमने अनुरोध किया कि आप उद्घाटन करें और आप यहाँ पधारे। इसी के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं आपका आभारी हूँ। बीजेपी ऑफिस से महज 500 मीटर की दूरी पर बने कांग्रेस के इस नए मुख्यालय की आधारशिला साल 2009 में रखी गई थी, लेकिन दिलचस्प यह है कि दफ्तर का मेन एंट्रेंस सामने नहीं बल्कि पीछे के दरवाजे से है और इसकी वजह बीजेपी दफ्तर है। दरअसल ऑफिस का फ्रंट एंट्रेंस दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर है। ऐसे में दफ्तर के एड्रेस पर ये नाम आता, इसलिए पार्टी ने पिछले दरवाजे पर एंट्रेंस दिया है जो कोटला रोड पर खुलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।
अब खबर हरियाणा से है, जहां मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पंडित श्रीराम शर्मा की मूर्ति का अनावरण किया और इस दौरान उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं भी की है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम सैनी ने विपक्ष को भी निशाने पर लिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रोहतक पहुंचे। उन्होंने नए बस स्टैंड के सामने पंडित श्रीराम शर्मा पार्क के गेट के पास मूर्ति अनावरण समारोह में हिस्सा लिया। इस समारोह में सीएम नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे और कार्यक्रम की अध्यक्षता सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने की। पंडित श्रीराम शर्मा के योगदान को याद करते हुए सीएम ने कहा कि पंडित श्रीराम शर्मा ने अंग्रेजों से लोहा लिया। आज मेरे लिए बड़ी खुशी का और गर्व का अनुभव है कि मुझे महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित श्रीराम शर्मा जी के प्रतिमा का अनावरण करने का और उन्हें नमन करने का मुझे अवसर मिला है। पंडित श्रीराम शर्मा जी एक सच्चे देशभक्त, सम्मानित राजनेता, प्रखर लेखक, समाज सुधारक, शिक्षा प्रेमी, सबसे बढ़ करके वो गांधीवादी भी थे। यह प्रतिमा केवल एक मूर्ति नहीं है, यह उनके जीवन के उन आदर्शों का, मूल्यों का प्रतीक है जिनके बल पर उन्होंने अपना जीवन राष्ट्र को समर्पित किया था, देश के निर्माण में अपना योगदान दिया है। संविधान सभा के रूम में उन्होंने देश के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत बनाने में उल्लेखनीय भूमिका पंडित श्रीराम शर्मा जी ने निभाई है। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस की नीतियां गलत हैं। कांग्रेस ने हमेशा झूठ फैलाया, जिससे लोगों को बचकर रहना चाहिए। जब ये चुनाव चल रहा था, किस प्रकार की बातें करते थे भाइयों, एक बार भी विरोध नहीं किया, एक बार भी नहीं कहा। इस प्रकार की बातें करते थे, कहा मेरे हिस्से में तो 2000 रह रही है, मैं 2000 नौकरियां लगवाऊंगा। एक लगा करने कहा मैं ठूड़े के अनुसार लगवाऊंगा, लगवाई दे वही तो लगवाई दी, हरियाणा के लोग साफ करके घेर दिए। भाइयों नीतियां गलत है और नीतियां गलत है। मैं आज आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, जब हम तीसरी टर्म की सरकार नॉन स्टॉप चला रहे हैं, आप सबके आशीर्वाद से ये लगातार सरकार भाइयों नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रहने वाली है हरियाणा के अंदर। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं भी की। किसी भी एक संस्थान का नाम पंडित श्रीराम शर्मा के नाम पर रखा जाएगा। पंडित श्रीराम शर्मा की 1 अक्टूबर को मनाई जाएगी जयंती। पंडित श्रीराम शर्मा की प्रतिमा के पास 30 फीट ऊंचा तिरंगा लगाया जाएगा। पार्क का भी सौंदर्यीकरण किया जाएगा। विश्वविद्यालय के नाम भी जो भी देख करके कहीं ना कहीं किसी एक संस्थान का नाम, हमने जैसा अभी बताया भी है कि हमने जो बहादुरगढ़ के अंदर मेट्रो स्टेशन है उसका नाम पंडित श्रीराम शर्मा जी के नाम से रखा है। किसी और संस्था का नाम भी हम कहीं ना कहीं पंडित श्रीराम शर्मा जी के हरियाणा प्रदेश के अंदर उनके नाम से इस संस्था के नाम का नामकरण करेंगे। और मुझे जो महान स्वतंत्रता सेनानी एवं संविधान निर्माण सभा के सदस्य पंडित श्रीराम शर्मा की 1 अक्टूबर को जयंती जो स्कूलों कॉलेजों में मनाई जाए और उसके ऊपर निबंध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता एवं कविता प्रतियोगिता कराई जाए, इसका भी हम ये जो आपने मांग रखी है इसको भी भेज करके हम इसको करवाएंगे 1 तारीख को। बता दें कि पंडित श्रीराम शर्मा ने देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान दिया था। उन्होंने संविधान निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। हरियाणा सरकार महापुरुषों के विचारों को युवाओं के बीच ले जाने के लिए हमेशा प्रयास करती रहती है। सूर्य समाचार के लिए रोहतक से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जारी महाकुंभ को लेकर देश और दुनिया से भारी तादाद में लोग जुट रहे हैं और उत्साह भी लोगों में भरपूर देखने को मिल रहा है। अब तक करोड़ों लोग संगम में आस्था की डुबकी भी लगा चुके हैं और अब हरियाणा कैबिनेट भी इसका हिस्सा बनने जा रही है। 7 फरवरी को पूरी कैबिनेट प्रयागराज महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए पहुंचेगी। तेरह जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ मेले में रोजाना लाखों करोड़ों श्रद्धालु श्रद्धा की डुबकी लगा रहे हैं, जहां अब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी भी अब अपने कैबिनेट मंत्री और विधायकों के साथ श्रद्धा की डुबकी लगाएंगे, जिसकी जानकारी कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने मीडिया से बातचीत के दौरान दी। देखिए 7 फरवरी को अभी आपको पता ही है कि पूरे 140 करोड़ जो देश के लोग हैं उनके सब के लिए एक बहुत आस्था का केंद्र है। महाकुंभ का मेला लगा हुआ है और वहाँ पे कैबिनेट के सारे मंत्री भी और माननीय मुख्यमंत्री के साथ और एमएलएज भी वहाँ जाकर के डुबकी लगाने का काम करेंगे। वो हमारे लिए बहुत ही आस्था का केंद्र है पूरे हिंदुस्तान के लिए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने सरकार के कामों की भी जानकारी दी और बताया कि सरकार ने पहले ही अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे काम में किसी तरह की लापरवाही ना करें। अगर वे लापरवाही करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार तीसरी बार प्रदेश के अंदर बनी है। सरकार पहले दिन से ही एक्शन मोड के अंदर है। 100 दिन को नहीं, हम तो हर एक दिन का हिसाब दे सकते हैं। और पहले दिन से ही हमने अपने अधिकारियों को बुला करके ये कह दिया था कि हमें क्वालिटी का काम चाहिए, क्वालिटी के साथ कोई समझौता हम नहीं करेंगे। कोई भी चाहे काम करने वाली एजेंसी हो और चाहे उनके जो जिम्मेदार अधिकारी है, कर्मचारी है, उनकी जिम्मेदारी है कि क्वालिटी का काम हो और कहीं इसमें कोताही पाई जाती है तो फिर हम उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। ये हमने पहले दिन ही कह दिया था। जहाँ जहाँ कोई कोताही मिली वहाँ हमने सख्त एक्शन लिए भी हैं और हमारा डिपार्टमेंट एक अच्छे क्वालिटी के काम पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर कर रहा है। मीडिया से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री ने आवासीय योजना की भी जानकारी दी और बताया कि इस योजना से किन लोगों को लाभ होगा। देखिए बहुत ही बड़ी योजना है और बहुत ही जनहितैषी योजना ये है और जिसमें जिसके पास आज भी रहने के लिए घर नहीं है, छत नहीं है, उन सबको छत दी जा सके, इसके लिए सरकार कार्य कर रही है। जिन जिन गाँवों के अंदर ज़मीन उपलब्ध है वहाँ ज़मीनों की पंचायतों की कंसेंट लेकर के वहाँ उनको 100-100 गज के प्लाट दिए जाएंगे। जो महाग्राम है उसके अंदर 50-50 गज के प्लाट दिए जाएंगे। गाँवों के अंदर, शहरों के अंदर भी 30-30 गज के प्लाट में देने का काम करें ताकि हर किसी को अपना छत मिल सके, अपना घर मिल सके। ये बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण ये जो योजना है और उस पर माननीय सीएम साहब ने अधिकारियों को निर्देश दे दिए कि उसके ऊपर कार्य करके आने वाले समय के अंदर हम सबको जो है अपना घर दे सकें। ये इस टाइप की योजनाएं जो लागू करने का काम हरियाणा में किया है। गौरतलब है कि प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी लगातार एक्टिव है और चुनाव के दौरान अपने किए गए वादों को एक के बाद एक करके पूरा कर रहे हैं। इसे लेकर जनता में खुशी का माहौल है। सूर्या समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट। बिग न्यूज बिग शो में खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सूर्या समाचार। मुझे मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। नमस्कार।